नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में भी पूरे देश की तरह चल रहा है। भाजपा अपने चारों प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी बड़ी मशक्कत के बाद सिर्फ 2 ही लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों का चयन कर पाई है, 2 अभी तक लंबित हैं। वहीं 6 उपचुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा के, वहाँ पे भाजपा ने तो कांग्रेस के बागियों को टिकट देकर मैदान में खड़ा कर दिया, लेकिन कांग्रेस की जमीन वहाँ पे खाली है। कांग्रेस के पास अभी तक कोई भी प्रत्याशी का चयन नहीं हो रहा। हालाँकि आज राकेश कालिया जो पिछली बार टिकट कटने से भाजपा में गए थे, लेकिन भाजपा में भी उनको टिकट नहीं मिला था। अब फिर से वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुछ सिलेक्टिव लोगों को लिया जा रहा है, इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की आखिरकार टिकट क्यों रुक रहे हैं? क्या कोई खेमेबाजी अब भी चल रही है बड़े नेताओं के बीच में? कारण ये है कि इसको लेके सहमति नहीं बन पा रही है। पिछली बार जब सीईसी की मीटिंग हुई, उसमें हाईकमान ने एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया। जब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सिंगल नाम सतपाल रायजादा पूर्व विधायक का दिया गया, तो हाईकमान का यही कहना था कि अनुराग ठाकुर जो दिन-रात राहुल गांधी को कोसते हैं, क्या उनके लिए केक वॉक तैयार किया जा रहा है, उनको केक वॉक दिया जा रहा है? उनकी राहें क्यों आसान की जा रही हैं? अब पैनल में और नाम क्यों नहीं है? वहीं उभर कर आया कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री को क्यों ना इस चुनाव मैदान में लड़ाया जाए। लेकिन ये सीट क्योंकि यहाँ पे राजपूत वोट का एक महत्व और एक्स सर्विसमैन वोट का महत्व है। वो ब्राह्मण इससे ताल्लुक रखती हैं। वहीं पे ये भी ज़िक्र आया कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को क्यों ना यहाँ से चुनाव में उतारा जाए, उस पर भी चर्चा हुई। इसी के साथ जो बाकी 6 हलके थे, उन पे भी चर्चा हुई। कांगड़ा में चर्चा हुई कि जीएस बाली के बेटे आरएस बाली को उतारा जाए, वो बहुत मार्जिन से पिछला चुनाव जीते हैं। लेकिन ये भी ज़िक्र आया क्यों ना उस सीट से गद्दी जो है भाजपा से बिल्कुल नाराज़ हैं, क्यों ना गद्दी नेता कोई तैयार किया जाए। लेकिन कांग्रेस के पास अभाव है गद्दी नेताओं का। इसलिए भाजपा की तरफ देखा जा रहा है कि भाजपा से कोई गद्दी नेता इम्पोर्ट किया जाए। ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन 6 हलके लटके पड़े हैं क्योंकि उपचुनाव ही तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आगे बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता आपस में गुत्थम-गुत्था हो रहे हैं बैठकों में, उससे लगता है कि इस चुनाव को गंभीरता से लड़ने पे कांग्रेस पार्टी कोई विचार नहीं कर रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उदयवीर पठानिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक शर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो जुड़े हैं। संदीप सांख्यान जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो उदयवीर जी, मामला कहीं न कहीं टिकटों को लेकर अड़ा है। अब 2-3 दिन बाद शायद फिर बैठक होगी, उसमें भी निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। लेकिन इसमें ये ज़रूर उभर कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो चाह रहे हैं, वो उसी पे मोहर लगे, उसकी वो कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए मार्कंडे, डॉक्टर रामलाल मार्कंडे हो, चाहे कैप्टन रंजीत पठानिया हो, चाहे धर्मशाला से राकेश चौधरी हो, उनकी एंट्री का कहीं न कहीं विरोध किया जा रहा है। लेकिन राकेश कालिया को उन्होंने आज ही एंट्री करा दी है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो खुद नहीं कर पा रहे हैं, वो हाईकमान से मुँह से भी बुलवा रहे हैं। ऐसी कोशिशें चल रही हैं जी, और विक्रमादित्य को टिकट देने का वही है, लेकिन उन्होंने अक्लमंदी की, उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के साथ बैठ के सेटलमेंट कर ली कि आगे क्या करना है। लेकिन बिल्कुल। बाकी लोग कहीं इसमें फँसेंगे नहीं, उप मुख्यमंत्री भी इसमें फँसेंगे नहीं क्योंकि सुना जा रहा है कि उनकी धर्मपत्नी का देहांत को अभी 2 माह भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए वो चुनाव में वो अपनी बेटी को नहीं उतारना चाहते हैं। तो जी। इससे क्या होगा? कांग्रेस तो पिछड़ती जाएगी चुनावों में। इतने बड़े-बड़े पार्लियामेंट हैं, कैसे करेंगे ये चुनाव प्रचार? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो ये इतनी अगर सियासी ढीठपने का शिकार कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि इतना बड़ा झटका लगा कुछ रोज पहले इन्हें 27 को, और उसके बावजूद ऐसे हालात। और हैरानगी की बात है कि हाईकमांड को ये कहना पड़ रहा है कि जो अनुराग ठाकुर हमेशा गांधी फैमिली को टारगेट पे रखते हैं, उस अनुराग ठाकुर को जो हिमाचल की कांग्रेस है उसने कहीं अपने टारगेट में रखा ही नहीं। और यही वजह रही, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक थी दिल्ली में, वहां पर इनको लताड़ लग गई कि आप लोग क्या अनुराग ठाकुर को ये जो सीट है हमीरपुर लोकसभा की,
इसको गिफ्ट करना चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस सो कॉल्ड हाई कमान, बचा तो इनका है नहीं कांग्रेसियों का अगर देखा जाए तो, लेकिन जिसकी एक बात की जाती है उस मसले पर भी हिमाचल कांग्रेस इतनी लापरवाह नजर आ रही है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है। पिछले कल जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, वहां पर भी ये सवाल उठा, लेकिन फिर वही बात आ गई ढाक के तीन पात कि अपनी मर्जी करो। जी जी देवीर जी। अब जिस तरह से ये आपने एक बात कही कि हाईकमांड के आगे जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, मुकेश अग्निहोत्री को आगे लाने की बात हो रही है, आस्था को आगे लाने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना व्यक्तिगत नुकसान किसी का हुआ हो तो उसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन परिस्थितियों में आगे आना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दूसरी बात जो सामने आ रही है उसमें ये ज्यादा फैक्टर सामने आ रहा है कि एक तरह से इजी केक वॉक अनुराग ठाकुर को तो नहीं, अलबत्ता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की सियासत में अपने लिए तलाश रहे हैं। ये भी एक हकीकत मानी जा सकती है। हालांकि मुकेश अभी तक कोई इतना बड़ा चैलेंज जो है वो कम से कम हिमाचल सरकार के लिए तो नहीं बने हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना उनका घेरा कसा जाना ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि उसी तरीके से निपटाया जाए जिस तरह से कहने को देखा जाए तो शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह को मंडी से उतार दिया, सोलन दूसरी तरफ शिमला से एक और विधायक विनोद सुल्तानपुरी को आगे कर दिया। अब हमीरपुर में कभी डॉक्टर राजेश धर्माणी का नाम आ रहा है, कभी किसी और का नाम आ रहा है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस के भीतर हैं, नई लीडरशिप ये लोग स्टैब्लिश नहीं कर रहे, जिस तरह से बीजेपी में होता है कि कम से कम मान लीजिए कि 4 चुनाव हो रहे हैं तो कम से कम एक पे बीजेपी जो है वो नए चेहरे पे खेल जाती है, लेकिन सत्ता में बैठे होने के बावजूद अपने वजूद को नहीं बचा पा रही है या फिर दूसरे नेताओं के वजूद पर एक तरह से बादल खड़े कर रही है, तो ये गलत मैसेज जो है वो आज की डेट में जा रहा है। डॉक्टर साहब जी संदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ। संदीप जी, एक दूसरे से लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट इन टिकट आवंटन को लेके हो रहा है, वो अब चर्चा भी चल पड़ी है। एक तो डिले किया जा रहा है हर चीज को, दूसरा हाईकमान अनुराग ठाकुर को बिल्कुल खुला छोड़ देने से नाराज है, खफा है, क्योंकि वहां से 2 नाम मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिए शुरू में ही कि विवेक शर्मा लड़ेंगे कुटलैट से और राय ज्यादा लड़ेंगे हमीरपुर पार्लियामेंट से। विवेक शर्मा का नाम यथावत है, लेकिन राय ज्यादा को कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट अनुराग ठाकुर के आगे नहीं माना जा रहा है। अब बात आती है तो मुख्यमंत्री घेर देते हैं उप मुख्यमंत्री की तरफ को, उप मुख्यमंत्री घेर देते हैं मुख्यमंत्री की तरफ, तो ये पसोपेश चला हुआ है कहीं ना कहीं। वहीं आपके 6 हल्के सिलेक्टिव लोगों को तो आप भाजपा से कांग्रेस में ले रहे हो, लेकिन कैप्टन रंजीत जो कि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी थे सुजानपुर से, क्योंकि आपका तो वहां कोई कैंडिडेट मजबूत दिख नहीं रहा जिसको आप टिकट दो, ठीक है। उसी तरह से लाहौल स्पीति में डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जिन्होंने भाजपा छोड़ी, मुख्यमंत्री के पुराने एनएसयूआई के साथी रहे हैं, उनसे चर्चा करने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़ी, लेकिन उनको भी अदर में लटका रखा है। वहीं पे राकेश चौधरी ओबीसी का एक बड़ा चेहरा धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उनकी भी राहें रोकी जा रही है, जबकि वहां के प्रभारी कृषि मंत्री चंद्र कुमार रिपोर्ट दे चुके हैं कि ये बिरादरी एक तरफ चलेगी और यही जेतु कैंडिडेट है, लेकिन वहां भी किसी और के नाम चल रहे हैं, ऐसी सुनने में आ रहा है। तो आप जल्दी ना तो टिकट दे पाओगे, एक दूसरे से स्कोर सेटल करते करते मुझे लगता है पार्लियामेंट में आपने मंडी में और शिमला में तो मुकाबला खड़ा कर दिया भाजपा के आगे, लेकिन बाकी जगह आप शायद सरेंडर करने जा रहे हो जिस तरह से आप प्रत्याशियों का चयन कर रहे हो। जी डॉक्टर साहब कांग्रेस जो है ना, आप एक बात कहते हैं, कहावत है कि सहज पके सो मीठा होए। कांग्रेस इस अवधारणा पे विश्वास करती है कि अगर आदमी को देख चुन के अगर दिया जाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसके ऊपर चिंतन मंथन जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जो है अनुराग को जो है किसी भी तरीके में हम उनको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बात है, तो इसमें कोई ऐसा संशय नहीं है कि वहां से वो कोई चाहते हैं कि कोई स्कोर सेटल करने की बात नहीं है। ये जो है ये सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है।
और वहां पे जो भी यहाँ पे सशक्त दावेदार होगा वो एक दिन सबके सामने आएगा। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि संभावित जो हमारे कैंडिडेट थे तो रायजादा जी हैं, वो आज की डेट में उन्होंने कुछ बैठकें भी इस संसदीय क्षेत्र में की हैं और बैठकों में जो रिस्पांस मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। तो उसके बाद अब बीच के अंदर जो कांग्रेस की हाईकमान और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है या कोऑर्डिनेशन कमेटी है या हमारा जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो तय कर लेगा। इसमें अभी चुनावों के लिए बहुत समय है, तो समय को देखते हुए तो ये सारी की सारी प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया का जैसे ही सामने आएगी तो ऑब्वियसली ये मीडिया के सामने भी होगी और लोगों के सामने भी होगी। रहती है 6 उपचुनावों की बात। 6 उपचुनावों के मामले में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुजानपुर की बात कर रहे थे तो मैं आज कह देता हूं आपको, सुजानपुर के अंदर कांग्रेस के 16 लोगों ने अप्लाई किया है। तो हम नहीं समझ सकते कि वहां पे कांग्रेस के पास आप जो कह रहे हैं या बातें उठाई जा रही हैं कांग्रेस के खिलाफ की वो गलत है। जो हमारे 16 लोगों ने अप्लाई किया है वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं, उन्होंने पार्टी में कोई ना कोई योगदान उनका पार्टी में रहा है। तो उसमें से कोई ना कोई वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, माननीय प्रतिमा सिंह जी देखेंगी, माननीय अग्निहोत्री जी देखेंगे और भी कांग्रेस का नेतृत्व है, वो उसके बारे में कोई ना कोई कंसेंसस बना लेगा। बाकी मार्कंडे जी का है, मार्कंडे जी मैं मानता हूं कि वो हमारे एनएसयूई के छात्र संगठन से निकले हैं और मुख्यमंत्री जी के भी करीब रहे हैं और उनको वापिस लेना, कांग्रेस की एक धारणा है कि कांग्रेस के अंदर अगर कोई बिना शर्त के आना चाहता है तो उसका स्वागत है। कांग्रेस ने अपने संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और उसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है तो कांग्रेस जो है वो तय करेगा। जैसे आपने अभी कैप्टन साहब की बात की, तो अगर कैप्टन साहब आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। या राकेश कालिया जी ने तो सुबह कांग्रेस ज्वाइन कर ली, वो पुराने आदमी थे कांग्रेस के। तो ऐसी कोई संशय नहीं है पार्टी के अंदर, लेकिन उनको कौन सी जिम्मेदारी पार्टी ने देनी है वो पार्टी हाईकमान तय करेगा, पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा। अब कंडीशनल कभी भी कोई चीजें नहीं होती। अब मैं कहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, आपको फरवरी और मार्च महीने के जो भी चीजें हैं वो सबके सामने हैं कि किस तरह से विधायकों को अगवा किया गया, किस तरह से उनको लिया गया, फिर कौन सा सारा विधानसभा के अंदर प्रकरण हुआ। तो अगर हम इतना बड़ा जो तूफान कांग्रेस पार्टी झेल सकती है, उप मुख्यमंत्री ने भी झेला, तो अगर ये तूफान हमने झेल लिया है तो आने वाले जो तूफान है वो तो छोटी मोटी हवाएं उनको हम सहन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई जो हमारा जो पार्टी का मंथन जो निकल के आए विचार से, चिंतन से, और जिस आदमी का एक अच्छा एक रुतबा अगर उसके अंदर राजनीतिक रुतबा अगर है तो अगर वो पार्टी उसके ऊपर चिंतन मंथन कर देती है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मीडिया को या और लेकिन सांख्यान जी आपने कहा कि तूफान भाजपा ने खड़ा किया, लेकिन उसके बाद भी हम संभले नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी संभली नहीं कहीं ना कहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जितना डिले किया जा रहा है भाजपा घर घर तक पहुंच गई है और वो दोबारा भी एक राउंड कर लेगी, लेकिन आपके टिकट लटकते जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि आवेदन आवेदन कांग्रेस में हर बार आते हैं, सैकड़ों आते हैं, लेकिन उसमें से 68 सीटों में से आवेदन करने वाले किसी एक को टिकट मिलता है, बाकी तो सारे जो आवेदन नहीं करते उनको टिकट मिलता है। और इस समय 6 सीटें बैसाखियां हैं। अगर ये बैसाखियों की तोड़ दिया या आप राजनीतिक जो स्कोर सेटलमेंट चल रही है उसमें जो 6 बैसाखियां अगर तोड़ दी गई, ढंग से टिकट नहीं दिए गए, मन मर्जी की गई किसी नेता द्वारा, तो ये सरकार कहाँ टिक पाएगी? फिर सवाल ये है। देखिए डॉक्टर साहब, जो टिकट का जहां तक चुनावी प्रक्रिया की बात है तो उसके अंदर हमारे को क्षेत्रीय समीकरण भी देखने पड़ते हैं और आदमी है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है समाज के अंदर, जनता के अंदर, और उसका जो पिछला जो रिकॉर्ड है उसका भी मंथन होता है। और उसका भारतीय जनता पार्टी के पास हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लेके एक एच है, तो उनके पास ये जीते हुए कैंडिडेट थे तो उन्होंने इनका नाम आगे कर दिया और केंद्र सरकार के अंदर मंत्री भी हैं और तो उनका नाम स्वाभाविक है, उनका नाम उन्होंने आगे कर दिया। अगर उनको हमने हराना है और उनके 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 मुकाबले में हमने कैंडिडेट देना है तो कांग्रेस पार्टी को चिंतन मंथन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इस चिंतन को आप ये सोच के लें कि ये कांग्रेस की डिले है, कांग्रेस के अंदर डिसीजन का डिले है, ऐसा कुछ नहीं। और ये कांग्रेस के अंदर कोई आपस में कोई परस्पर में कोई संबंध अच्छी नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं है कांग्रेस के अंदर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं तो कांग्रेस के लिए एक, मैं मानता हूं कि ये कोई कम चुनौती नहीं है हम लोगों के लिए, ये चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए ही तो ये सारा के सारा
चिंतन मंथन चल रहा है। देखिए हमीरपुर सीट एक ऐसी है जहां से जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हैं, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और इनकी साख है कहीं ना कहीं। और उसके लिए आपने एक ऐसा कैंडिडेट दिया जिसको हाईकमान पचा नहीं पाई, सिंगल नाम पैनल में दिया, हाईकमान खफा हुआ, क्योंकि आप जो नेता रोज भिड़ रहा है गांधी परिवार से और जहर उगल रहा है, तो उसके खिलाफ ऐसा कैंडिडेट दे रहे, कहीं ना कहीं बैकफुट पे कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में तो आ रही है। चलिए मैं अभी विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि ऐसा नहीं, अगर जगत प्रकाश नड्डा जी हैं तो अनुराग ठाकुर जी हैं, तो यहाँ से माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं और माननीय सुक्खू जी भी यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं राजेश धर्मानी जी भी हैं, उनका भी एक अच्छा रुतबा है राजनीतिक और एक अच्छी छवि है। तो इन बातों पे विचार हो रहा है और उसके अंदर जो भी मंथन होगा वो सबके सामने निकल के आएगा। जी विवेक जी, आपके लिए मैदान लगभग खुला छोड़ रखा है काफी दिनों से, कई सप्ताह हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी टिकटों का मंथन पे एक पैनल तक नहीं सीईसी में फाइनल कर पा रही। ये कहीं ना कहीं बात चल रही है कि अनुराग जी को केक वॉक दिया जा रहा है, इनका हाईकमान इनसे खफा हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह को निपटाने के लिए उनको वहां भेज चुके हैं। वहीं पे अब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उनके टारगेट पे लग रहे हैं, जैसी कि चर्चाएं चल रही हैं। या तो उनकी बेटी को वो लुटाना चाह रहे हैं, वहां पे नाम चर्चा में आ गया। वहीं पे कमलेश ठाकुर का नाम भी उभर गया, जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है। और ये राजपूत सीट पे ब्राह्मण चेहरा उतारने के पीछे भी पता नहीं क्या कारण रहे होंगे, लेकिन आपकी पार्टी को एज तो मिलता जा रहा है कहीं ना कहीं। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम धर्म, वीरता, निष्ठा, करुणा, साहस और संतुलन के प्रतीक श्री राम के अवतरण दिवस की आपको व आपके सभी श्रोताओं को व पैनल पे बैठे हुए मेरे सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मित्र सांख्यान जी ने भी कहा कि हम तूफान से किश्ती लाए हैं निकाल के और चिंतन मंथन की बात की है। मैं बताऊं, वास्तु स्थिति कांग्रेस की है कि कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता, बिल्कुल धरातल का कार्यकर्ता, वो बिल्कुल बैंड बाजा बारात लेकर तैयार खड़ा है। इन्होंने दुल्हा बदला तो विदाई, नहीं बदला तो सगाई, ये सुनिश्चित मान के चले। कांग्रेस ने एक चुनाव लड़ा, ये 43 थे, 34 पे आ गए राज्यसभा में। वर्तमान में स्थिति है कि 3 विधायकों के इस्तीफे इन्होंने लटका के रखे हुए हैं। 2 विधायकों को इन्होंने चुनाव में और धकेल दिया, यानी कि जो 34 पर थे उस पर भी ये 32 पे आ गए। और मैं कहता हूं, अगर जिन 2 लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, अगर ये अस्वस्थ हैं तो उनके भी रेजिग्नेशन ले लेने चाहिए और उसके पश्चात उन्हें चुनाव लड़ने भेजना चाहिए, ताकि वो भी शिद्दत से लड़ सकें और साथ साथ 2 विधानसभा क्षेत्रों में और भी चुनाव हो सके। मजा तो तब आएगा। ये जो बुर्का पहनकर तस्वीर खिंचवाने वाला जो सीन है ना, ये बड़ा खतरनाक रहता है। तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। अस्थिरता का आलम यह है कि जितने भी इनके शीर्ष नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे प्रदेश की अध्यक्षा हैं, उनमें इस बात को लेकर के प्रतिस्पर्धा है कि ये जो सरकार बची हुई है ना, जो थोड़ी बहुत स्थिर है, ये मेरी वजह से है। वो बार बार अपने मंचों से अपने विषयों पर ये बात करते हैं, जबकि चुनाव के समय विषय होता है नैरेटिव फिक्स करने का। कांग्रेस किसी प्रकार का कोई नैरेटिव नहीं फिक्स कर पा रही है। विक्रमादित्य जी को युवा आइकॉन बता रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में एक मंत्री के पद पर हैं, और शिमला पार्लियामेंट्री के 5 मंत्री और 3 सीपीएस में वो भी आते हैं। उसके बाद और उन विक्रमादित्य जी को आजकल आरएसएस बड़ी याद आ रही है। ये एक नया शगुफ्ता उत्पन्न हो गया है। विनोद सुल्तानपुरी जी की स्थिति ये कर दी इन्होंने, जिनको उन्होंने टिकट दी थी कि वेणुगोपाल जी के समक्ष अगर सीपीएस का विषय वो नहीं रख पाए तो वो भी बेचारे शिकार हो गए। ये वास्तु स्थिति है कांग्रेस की। जबकि नैरेटिव तो ये फिक्स होना चाहिए था कि कर्मचारियों का डीए, एरियर, युवाओं की बढ़ती आयु और रोजगार,
प्रदेश की बीमार जो आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर विकास, अधिकारियों की स्थिति है कि वो अगली सरकार या अगले नेताओं के साथ गोटियां फिक्स करने में लग पड़े हैं। 15 माह में सरकार अपनी उपलब्धियां लेकर जाने की स्थिति में नहीं है। सत्ता में बैठे हुए कार्यकर्ता लाभ तलाश रहे हैं और जो अपेक्षित हैं वो खाता बही लिख रहे हैं कि अब इनको सेट कैसे करना है, टिकट तो दो जिसको देनी तुमने। और कल पिछले कर उदयवीर जी का एक बड़ा विख्यात और मनोरंजन पूर्वक एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने राज परिवार में एक लेब्राडॉग का विषय किया था। वो वास्तु स्थिति है वो भी ये सुनने आया था कि बड़े नेता क्या आदेश देते हैं, उसके बाद कांग्रेस का उन्होंने क्या करना है। तो स्थिति कांग्रेस की बहुत खराब है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है ये सब एक दूसरे को निपटाने पे उतारू है। कांग्रेस हमेशा इस दृष्टिकोण से काम कर रही है कि कौन किसको निपटा रहा है। दोनों ने मिलकर विक्रमादित्य जी को निपटाया, अब आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, जो मर्जी आए चुनाव में ये भी आएंगे, अन्य राजनीतिक दलों के भी कुछ प्रत्याशी आ सकते हैं, कोई निर्दलीय भी आ सकते हैं। सबका स्वागत है लोकतंत्र में चुनाव लड़ना, और हम सबके समक्ष अपना विषय भी रखेंगे और उनका भी सुनेंगे। तो स्थिति कांग्रेस की तो बिल्कुल ये है कि सब इनको अब आपस में ही बेचारे ये बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हम इनके प्रति संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, और तो क्या कहेंगे। जी, मैं उदयवीर जी के पास आऊंगा। पहले उदयवीर जी, ये ठीक कहा इन्होंने, विवेक जी ने, जो आजकल इधर उधर चर्चा, राजनीतिक चर्चाएं चलती हैं, जो टिकटों को लेके जो देरियां हो रही हैं और सिलेक्टिव लोगों को लाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा भी ये चाहती है कि तिकोने मुकाबले हों इन जो विधानसभा के चुनाव हैं और हम निकल जाएं, और जो हमारे बागी हैं वो चुनाव में उतरे, चाहे निर्दलीय उतरे वो, और हमें लाभ हो जाए। अगर वो कांग्रेस के टिकट पे उतरते हैं तो हमें मुश्किल होगी। उसमें कहीं ना कहीं एक तो गिर रही है। वहीं गद्दी नेता, कांगड़ा का किस गद्दी नेता को इंपोर्ट करने की कांग्रेस सोच रही है? जी उदयवीर जी। जिस तरह से ये एक आपने बात कही कि स्कोर सेटल करने वाली, वो भी सही बात है। और जिस तरह से बीजेपी के जो पुराने लोग रहे हैं, या तो जिन्होंने बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ा है या फिर बागी चुनाव लड़े हैं, उस सिलसिले में तो ये तमाम जो 6 के 6 उपचुनाव है विधानसभा के, वहां पर तो ये खाका इनका तैयार है। बड़सर में भी बबली जो थे, वहां से उनके छोटे भाई का नाम आ रहा है, जिन्होंने लगभग 17,000 के करीब वोट्स लिए थे। हाँ, संजीव। और उसके साथ धर्मशाला में जो कांग्रेस की नजर है, जिस तरह से आपने भी कहा कि चौधरी चंद्र कुमार कह रहे हैं कि ये बिरादरी एक तरफ चली जाएगी ओबीसी की, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, यहाँ पर कांग्रेस खुद ब खुद अपनी हालत इतनी कमजोर कर रही है कि बीजेपी को वहां पर फायदा होना तय है। कि वो जीते या हारे वो अलग चीज है, लेकिन तिकोने मुकाबले में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती जा रही हैं जिस तरह अब भाजपा का जो कैडर है इनकी कांग्रेसियों को नहीं पचा पा रहा है, तो वैसे ही हालात यहाँ पे भी बनेंगे। और हैरानगी की बात यह है डॉक्टर साहब की जो हिमाचल की लीडरशिप है कांग्रेस की, वो इतनी लच्चर तरीके से सियासत में व्यवहार कर रही है, चाहे वो कोई भी खेमा हो। अगर मान लीजिए कि जिस तरह से आपने पहले कहा कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की पहले हाईकमांड के साथ बात हो गई, उन्होंने अपने सारी चीजें सेटल करी, उसके बाद आगे आए, तो बकाया के खाते में तो ये सो कॉल्ड सियासत वाला हाईकमांड के साथ सौभाग्य नहीं है कि वो सामने आए। अब चीजें वहीं पे आसपास घूमी जा रही हैं, और इस जो लगातार घूमने वाला चक्कर है, ये तय मानिए डॉक्टर साहब कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस ने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया, तो इनका फासला जो है वो बड़ी जगहों पर जनता से भी बढ़ सकता है, सत्ता से भी बढ़ सकता है। क्योंकि ये भी एक तय बात है कि अभी तक भाजपा चुप बैठी हुई है बहुत सारे मसलों के ऊपर, और कांग्रेस जिस लाइन पे काम कर रही है उस लाइन को कमजोर नहीं कर पा रही। मेरा मतलब है बेचारगी वाली लाइन, कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ इन्होंने खरीदो फरोख्त करी, हमारे लोग ये किए। लेकिन ये भी तय है, आप तय मानिएगा लगभग, क्योंकि जिस सियासत के लिए भाजपा मशहूर है कि वक्त आने पर वो शिकंजा कसती है, गले के ऊपर जो पकड़ है उसको कसती है, तो इनको मेरा ये मानना है कि जब ये सेकंड फेज के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर निपटने को आए होंगे, तब भाजपा के पास जो है उसका पूरा फोकस जो है हिमाचल पे रहेगा। और हिमाचल में
ऐसी परिस्थितियां भाजपा हर सूरत में बनाएगी जिसमें जो कांग्रेस है उसकी सियासी सूरत जो है, जो अभी तक हाल फिलहाल कुछ हद तक उतरी हुई है, वो और बिगड़ सकती है। क्योंकि सिंसियरिटी नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है कि स्कोर सेटल करना है, स्कोर कहीं भी भाजपा के साथ सेटल करती हुई कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। वो आपस में स्कोर सेटल करने वाली बात चली हुई है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि अब जाकर जब इतना कुछ हो गया तब भी ये कैंडिडेट नहीं मिल रहा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सत्ता में आए थे ये लोग 15-16 महीने पहले, ये चीजें तब तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई और अब नतीजा आपके सामने है डॉक्टर साहब। जी, दूसरा मैं गद्दी नेता की बात कर रहा था, क्योंकि आरएस बाली का नाम चलाया गया है कि युवा तुर्क के हैं और उनको टिकट दिया जाए। आशा कुमारी कहीं न कहीं इसलिए फिसल रही है कि चंबा जिला के सिर्फ 4 हलके इस पार्लियामेंट में आ रहे हैं, 13 जी, हलके कांगड़ा के जी, हैं। हाईकमान का सर्वे ये कहता है कि आप कांगड़ा से कैंडिडेट दीजिए, ठीक जी, है? नए चेहरे पे ये लोग कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक बिल्कुल है? नहीं। मनमोहन सिंह जैसे कदावर नेता हैं और भी नेता राजपूत नेता हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करना चाह रहे। अब आरएस बाली का नाम भी आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन जी, वहीं पे एक सुझाव इनके पास ये भी है कि किसी गद्दी लीडर को टिकट दिया जाए, क्योंकि गद्दी इग्नोर है बिल्कुल इस समय भाजपा की अब में। तो जैसी कौन गद्दी नेता सूचना हो सकते हैं जिनको इम्पोर्ट किया जा सकता है? खुद तो आपने पहले एक बात करी और बिल्कुल सही बात कही कि जो गद्दी लीडरशिप है वो कांग्रेस ने खुद ही खत्म कर दी थी यहाँ पे। और जी, अब जो खबरें आ रही हैं वो तो बड़ी हैरानीजनक हैं। उसमें जो भाजपा के पुराने विधायक रहे थे बैनाथ से दूलोराम, उनका नाम आ रहा है। उसके बाद किशन कपूर के साथ सेटिंग तार बिछाने की कोशिश की जा रही है, ये खबर आ रही है। और तो और खबर यहाँ तक आ रही है कि जो त्रिलोक कपूर पिछले लंबे जब से डॉक्टर राजीव भारद्वाज की टिकट डिक्लेयर हुई है, तो जो हमेशा फ्रंट फुट पर रहने वाले कपूर साहब थे, वो भी हाल फिलहाल यहाँ से गायब है। हाँ, तो प्रदेश ही छोड़ गए हैं वो तो तब से, प्रदेश हाँ से ही जी, बाहर चले। जी, बिल्कुल। तो जब ऐसी चीजें चलती है तो उधारू व्यवस्था की अगर आदत बीजेपी के मुंह में खून तो लग ही चुका है, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा उधार का। अब कांग्रेस भी चाह रही है कि मैं उस उधार का जो ब्लड टेस्ट है उसको भी मैं एक बार कर ही लूं कि उसका टेस्ट रहता कैसा है। बात सही कही आपने। कांग्रेस अगर चाहती तो यहाँ पर किसी ऐसे युवा नेता को, मनमोहन कटोच, अमित पठानिया, जो कि उसी सब डिवीजन से संबंधित हैं जहां से डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं, वहां से जी, कर सकते थे, लेकिन नहीं। वही बात हुई कि स्कोर सेटल करना है। मनमोहन कटोच सूट नहीं करता है, अमित पठानिया सूट नहीं करता है। तो अगर लोअर की ही बात करूं, जिस एंड से सब डिवीजन से डॉक्टर राजीव भारद्वाज है, तो वहां पर भी तो यही समस्या चलेगी। अगर किसी नए कैंडिडेट को कांग्रेस मौका दे दे वहां से, तो एक मैसेज जो है वो जाहिर तौर पर जाएगा कि कांग्रेस ने भी सालों बाद ही सही, लेकिन अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको स्टैब्लिश करने की जो कोशिशें हैं वो कर रही है। लेकिन हालात तो फिर यही हैं कि सरकार स्टेबलाइज हो ना हो, लेकिन जो कद्दावर नेता हैं जो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं उनको डिस्टेबलाइज करा जाए, उनको हिलाया जाए, या फिर उनको इतना नीचा दिखा दिया जाए कि कल को वो सिर उठाने लायक ना रहे। डॉक्टर साहब। जी, जी साक्यान जी। सब मैं ये कहना चाहूंगा, विवेक शर्मा जी हमारे भाई, बड़े भाई बोल रहे थे कि कांग्रेस जी, को इस तरह से, जो कांग्रेस की अपनी स्थितियां हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूं बड़ी साफ सी। अभी 15 महीने पहले चुनाव विधानसभा के हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 25 से 28 लोग जो थे, इनके बगावती तौर पे हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा में खड़े हुए थे। उसके बाद मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात मैं अगर करूं, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नड्डा गुट जो है वो इस समय पूरा के पूरा जो है वो अनुराग ठाकुर के खिलाफ काम कर रहा है। ये जो बगावती बातें, ये बगावत वाली बात जो इन्होंने की, यहाँ पे जो बातें की, स्कोर सेटल करने की बात भी यहाँ पे हुई, केक वॉक करने की बात भी यहाँ पे हुई। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो हिमाचल प्रदेश, देख लीजिए, जयराम जी मंडी से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी संगठन और अपने सिद्धांतों की बात करती है, तो मेरे को ये बता दीजिए कि वहां से कंगना बहन जी को कब से इन्होंने मेंबरशिप दी और कब से किस तरह का उनको कैंडिडेट इन्होंने उतारा वहां से। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट क्लियर कर दिए और कांग्रेस से जो निष्कासित लोग थे उनको इन्होंने चुनावों के लिए टिकट दे दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं आपकी है, गुटबाजी दिख रही है, जिस तरह से डिले हो रहा 15 है। महीने की सरकार ने यहाँ पे काम किए हैं। हमारे पास कैंडिडेट कोई भी आ जाता है,
अगर 2 सीटों पे कोई भी कैंडिडेट आता है तो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का आदमी और कांग्रेस का सिंपैथाइजर, उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको सीधा सा मतलब होता है हाथ के निशान से। तो मैं ये बता देता हूँ कि इस गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी के लोग ना रहें कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है या कांग्रेस कैंडिडेट नहीं है। सिर्फ बात सहनशीलता की और सहजता की है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो मोस्टली एक्सेप्टेबल हो और जो पार्टी के अंदर भी अच्छा रहे और बाहर के लोगों को भी एक अच्छा स्टेचर दे सके, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दे सके। और यहाँ के मुद्दों की बात जो है वो हमारी संसदीय हमारी पार्लियामेंट में उठा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो। मैं आपको बता, अनुराग ठाकुर जी ने खुद यहाँ से कितने कैंडिडेट खड़े किए। अगर जिला बिलासपुर की बात करूं तो 2 विधानसभाओं के अंदर इन्होंने कैंडिडेट दिए और उनको फाइनेंस भी किया, और वही कारण रहा यहाँ पे जो चीजें उभर के आई। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने काम किया, आपातत को लेके काम किया है। हमने 15 वाली चलिए विवेक जी बोलिए। मैं संदीप जी को करेक्ट कर दूं, इन्होंने वो 6 विधायक निष्कासित नहीं किए, आपके विधानसभा अध्यक्ष ने आपके कहने पर निलंबित किए, उन्होंने पार्टी छोड़ी है आपकी। पहले मैं दृष्टि कर दूं। दूसरा विषय, ये आवत जावत और बगावत वाला मामला है ना, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता राजनीति में, ये चलता रहता है, आपके यहाँ भी चलता है, अन्य राजनीतिक दलों में भी चलता है। और रहा प्रश्न उदयवीर जी का, जो उन्होंने विषय लिया, जिन 3 लोगों के नाम लिए, ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। उसका कारण भी मैं बताता हूं, और भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की, जो भारतीय जनता पार्टी के पालन पोषण में पला हुआ कार्यकर्ता है, उसकी जो कार्य गति है ना, वो कांग्रेस की सोच की गति से भी तेज है। कांग्रेस सोच नहीं पाती जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। तो ये तो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हम लोगों को, चाहते हुए भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और इन्होंने शिमला पार्लियामेंट्री में प्रयास करके किया। भाजपा का हाजमा अच्छा है, वो 6 लोग भाजपा ने तो कर लिया एडजस्ट। हमें लोगों को चलाना आता है, हमें लोगों को कैरी करना आता है, हमें उनसे काम कराना आता है। ये तो बेचारे संवाद भी नहीं कर पाते, काम तो क्या कराएंगे। सांसद जो है वो आपने उधार के लिए है, फिर आपकी कहाँ संगठन और कहाँ काहे की शक्ति रह गई। 133 आपने अपने कैडर पे जो लोग नहीं निकाले। तो आज हम चर्चा कर रहे थे जो है पार्लियामेंट के अंदर वो जो है वो आपने उधार के लिए हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर रिपीट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी टिकटों के आवंटन में बहुत पीछे है। कहीं ना कहीं ये भी उभर कर आ रहा है कि सब प्रदेश के बड़े नेताओं की एक राय नहीं बन पा रही है। जो मुख्यमंत्री अलग तौर पे सर्वे करवा रहे हैं, पार्टी अलग तौर पे सर्वे करवा रही है, और कांग्रेस अध्यक्ष अलग तौर पे सर्वे करवा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं बेमेल होते जा रहे हैं वो। और जो भाजपा से लोगों ने आना है, उनकी राहें भी रोकी जा रही हैं, सिलेक्टिव लोगों को लिया जाना है, और वो भी मुख्यमंत्री की इच्छा पे निर्भर करता है कहीं ना कहीं। अब तक यही उभर कर आया है। वहीं पे उप मुख्यमंत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री को चुनाव में उतारना, लोकसभा के चुनाव में उतारना, या फिर गगरेट, लेकिन गगरेट में का जो खाली स्थान था, आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के कहने पे राकेश कालिया कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, और वो रिक्त स्थान उन्होंने भर दिया है। हालांकि सूचना ये भी है कि आस्था अग्निहोत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी माता प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री अभी 2 माह पहले ही स्वर्ग सिधारी हैं, और ऐसी परिस्थिति उनके परिवार की नहीं है कि वो चुनाव में उतर सकें। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो आज तक पार्टी की किसी भी तरह की ना सदस्य है, ना ही उन्होंने कोई पदभार लिया हुआ है। लेकिन एक यूथ चेहरे के तौर पे, क्योंकि आस्था एक बहुत अच्छा भाषण दे लेती हैं, इसलिए उनपे हाईकमान कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी हो रहा है। वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के नाम की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि ये राजपूत बाहुल्य पार्लियामेंट क्षेत्र है और एक्स सर्विसमैन भी यहाँ ज्यादा हैं। तो ब्राह्मण कैंडिडेट को देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसी कारण राजेश धर्माणी जो ब्राह्मण है और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके नाम पर भी विचार हो रहा था, लेकिन उसको भी काट दिया गया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चली हुई है, जो 6 बैसाखियां उसको चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए, 6 बैसाखियों में से कुछ तो हासिल करनी पड़ेंगी उसको, लेकिन वो 6 हलकों में एक पे तो विवेक शर्मा को कुटलैंड में
प्रत्याशी उतार चुके हैं, हालांकि ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बाकी जगह पे अभी तक ऐतराज और इस तरह की राजनीति चल रही है, आपस में उलझे हुए हैं नेता। जितनी देरी होगी भाजपा को उतना लाभ होगा, और भाजपा चाहती है कि जो लोग हमसे छिटके हैं वो चुनाव में जरूर उतरे, लेकिन उतरे वो निर्दलीय, कांग्रेस के टिकट पे ना उतरे और मुकाबला तिकोना हो और उसका सीधा लाभ भाजपा ले पाए। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।